नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तथा सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है? M1 अपान GDP, M0 अपान GDP, M2 अपान GDP, M3 अपान GDP। तो मौद्रीकरण मापने के लिए M1 अपान GDP का प्रयोग किया जाता है, M1 अपान GDP। और अगर मौद्रिक गहनता पूछा जाए तो मौद्रिक गहनता मापने के लिए M3 अपान GDP का प्रयोग किया जाता है। तो M1 अपान GDP ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। अगर M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है या नैरो मनी कह सकते हैं, और M3 को व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है। मुद्रा गुणक कभी कभी पूछ लेता है, तो मुद्रा गुणक M3 अपान M0, जिसमें M3 व्यापक मुद्रा को व्यक्त करता है और M0 जो है आधार मुद्रा या आरक्षित मुद्रा को व्यक्त करता है। तो यह सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर, अर्थव्यवस्था की मौद्रिक गहनता को मापने के लिए निम्न में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो मौद्रिक गहनता मापने के लिए M3 अपान GDP का प्रयोग किया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, M3 अपान GDP मौद्रिक गहनता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मौद्रिक गहनता सी सही हो जाएगा, 1-2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है निवेश में वृद्धि, कच्चे माल की कमी, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति जब एक वस्तु के पीछे बहुत सारी मुद्रा लगी होती है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, सस्ती हो जाती है मुद्रा। तो मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं, एक तो मांगजन्य कारण होता है और दूसरा पूर्तिजन्य कारण होता है। मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और पूर्ति में कमी के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण जो है कच्चे माल की कमी हो सकता है। कच्चे माल की कमी, या इसके अलावा कह सकते हैं बाढ़, सूखा का होना, उत्पादकता में कमी होना, जिसके कारण क्या हो सकता है? कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी के कारण मांग बढ़ जाती है जो मुद्रास्फीति का कारण बनती है। इसके अलावा वस्तुओं की पूर्ति को कृत्रिम तरीके से जानबूझकर कम करना मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? पेंशनधारी को, ऋणी को, बचतकर्ता को, ऋणदाता को। तो मुद्रास्फीति से मुख्य रूप से ऋणी, उत्पादक, व्यापारी, निवेशक और परिवर्तनशील आय समूह के लोगों को लाभ होता है। तो ऋणी इसमें है ऑप्शन में, बी ऑप्शन पे ऋणी दिया गया है, तो ऋणी सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु समग्र मांग होती है। समग्र मांग में प्रभावी मांग ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। प्रभावी मांग क्या है? रोजगार और आय का वह स्तर जहां समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर होती है उसे प्रभावी मांग कहते हैं। प्रभावी मांग पर ही संतुलन का बिंदु प्राप्त होता है। समग्र मांग जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है वहीं पर क्या होता है? समग्र मांग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये ई बिंदु हो जाएगा, यहीं पर प्रभावी मांग होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत
का मूल बिंदु है, तो प्रभावी मांग जो है कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। अगला, सामान्यतः विदेशी विनिमय के पूर्ति वक्र का ढाल होता है, तो विदेशी विनिमय के पूर्ति वक्र का ढाल जो है वह धनात्मक होता है। सी सही है 6 का। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा सही किया जा सकता है प्रेषण रोक कर, ब्याज दर में कमी करके, ब्याज दर में वृद्धि करके, FII तथा FDI को हतोत्साहित करके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ब्याज दर में वृद्धि करके घाटा को कम किया जा सकता है। ब्याज दर में वृद्धि करके सी ऑप्शन सही है। वर्ष 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध है, तो वर्ष 1993 में रंगराजन कमेटी जो गठित की गई थी उसका संबंध भुगतान संतुलन से होता है। ए सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय हैं? तटकर आरोपण, मुद्रा अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, सभी सही हैं। तो किसी भी देश द्वारा भुगतान संतुलन को दूर करने के उपायों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय उपाय अपनाए जाते हैं। आर्थिक उपायों में 2 प्रकार के उपाय होते हैं, जिसमें मौद्रिक उपाय और अमौद्रिक उपाय शामिल किए जाते हैं। अगर मौद्रिक उपायों की बात की जाए भुगतान संतुलन को दूर करने के, तो उसमें विदेशी ऋण अवमूल्यन, ब्याज दर में परिवर्तन और करेंसी मुद्रा का संकुचन शामिल होता है। अमौद्रिक उपायों में अधिक निर्यात करना, न्यूनतम आयात करना, विदेशी निवेशक को प्रोत्साहन देना, विदेशी पर्यटनों को या विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना और औद्योगिक नीति का उदारीकरण अमौद्रिक उपाय के अंतर्गत शामिल होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय है भुगतान संतुलन दूर करने का मौद्रिक उपाय, तो अवमूल्यन या विदेशी ऋण को मौद्रिक उपाय के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के उपायों में सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 9 का डी सही हो जाएगा। 10, यदि बेरोजगारी के साथ कीमत में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो बेरोजगारी के साथ जब कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। डी सही हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ ऑप्शन में दिया है नहीं, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमण जी हैं और सिडबी का जो मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कामकाज हेतु ऋण प्रदान करना है। सिडबी के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और लखनऊ ऑप्शन में है नहीं, तो 11 का डी सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो भारत में बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को नियंत्रित करने वाला बैंक जो है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सी में दिया गया है, सी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं और प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन है, विभेदात्मक ब्याज दर की योजना आरबीआई द्वारा लागू की गई थी किस वर्ष? तो 1972 में विभेदात्मक ब्याज दर योजना लागू की गई थी। 13 ए सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र है। तो उच्च शक्ति मुद्रा H बराबर C+R+ER होती है। C+R+ER किस में है? डी में है। डी सही है 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, फिशर का मूल समीकरण है। तो फिशर का मूल समीकरण जो होता है MV बराबर PT, या इसको कह सकते हैं PT बराबर MV, जिसमें क्या होता है V और T ये दोनों स्थिर रहते हैं, जो अक्रियशील तत्व कहा जाता है V और T को। P कीमत स्तर है, कीमत स्तर को प्रदर्शित करता है। M मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो क्रियाशील है। M क्रियाशील है, T और V अक्रियशील तत्व है, तथा V मुद्रा की चलन वेग को बताता है तथा T जो है उत्पादन मात्रा को बताता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही सूत्र पूछ लेता है कि फिशर का मूल समीकरण क्या है? तो PT बराबर
MV फिशर का मूल समीकरण है। जो अक्रियशील तत्व कौन कौन से हैं, तो अक्रियशील तत्व T और V को अक्रियशील तत्व माना गया है, M को क्रियाशील तत्व माना गया है। स्थिर कौन कौन रहता है, कौन कौन से चर स्थिर रहते हैं, तो T और V जो अक्रियशील तत्व हैं वह स्थिर रहते हैं। P को क्या कहा जाता है, तो P को कीमत स्तर कहा जाता है और V को मुद्रा की चलन गति कहा जाता है तथा T को उत्पादन की मात्रा कहा जाता है। तो यहाँ इस सिर्फ फिशर के इस समीकरण से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला, मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा व्युत्पन्न होता है, तो मुद्रा का मूल्य जो है मूल्य द्वारा ही व्युत्पन्न होता है। 20 है ये 16 का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फ्रीडमैन, हेयक, रॉबर्टसन, विक्सटीड। तो तटस्थ मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग हेयक द्वारा किया गया था। 20 है ये 17 का। 18, वर्जन का सिद्धांत वस्तु में लागू होता है सार्वजनिक वस्तु में, मेरिट या श्रेष्ठ वस्तु में, A तथा B दोनों में, निजी वस्तु में। तो वर्जन का सिद्धांत जो है वह, वर्जन का मतलब अलग करना, हटाना, तो निजी वस्तु में लागू होता है। जो पैसा देता है वह निजी वस्तु का उपभोग करता है, जो पैसा नहीं देता है वह निजी वस्तु का उपभोग नहीं करता है। तो वर्जन का सिद्धांत निजी वस्तु में लागू होता है। अगला, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम या नियम पारित हुआ। तो FRBM एक्ट जो है वह अगस्त 2003 में पारित किया गया और जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ। तो पारित कब किया गया था FRBM एक्ट, अगस्त 2003 से। और अगला क्वेश्चन है अगस्त 2003, ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में FRBM एक्ट कब से प्रभावी हुआ, तो जुलाई 2004 से भारत में FRBM एक्ट प्रभावी हुआ। 2016 में FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारित संरचना। तो विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा है। K बराबर 1/MPS, तो K बराबर 1/MPS जो है वह गुणक को बताता है। गुणक D ऑप्शन में है, D सही हो जाएगा। इसके अलावा गुणक के अगर अन्य सूत्रों की बात की जाए तो 1/MPS हो जाएगा, या कह सकते हैं 1/1 - MPC। MPS का गुणक से उल्टा संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है तथा MPC का गुणक से सीधा संबंध होता है। इसके अलावा होता है K बराबर डेल्टा Y अपान डेल्टा I, अर्थात डेल्टा Y कह सकते हैं आय में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है और डेल्टा I निवेश में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो निवेश में परिवर्तन की दर से आय में होने वाले परिवर्तन को गुणक कहा जाता है। और MPS प्लस MPC अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान जो है 1 के बराबर होता है। इसी के साथ त्वरक जान लेते हैं। त्वरक भी पूछा जाता है। त्वरक का सूत्र क्या पूछा जाता है, तो त्वरक बराबर होता है डेल्टा I अपान डेल्टा C। तो त्वरक और गुणक के यह सूत्र थे और यह याद रखने वाली सब चीज़ें हैं। अगला, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, एडम स्मिथ मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए सही हो जाएगा। या 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिए क्या इसमें सही आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी, डाल्टन ने, सुल्ज ने, मार्शल ने, कोई नहीं। तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा जो है सर्वप्रथम वह मूर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स नामक किताब में मूर ने मांग की आड़ी लोच की अवधारणा दी थी और मूर ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा। 24 D सही हो जाएगा। इसके बाद मांग की आड़ी लोच की व्याख्या, जो वैज्ञानिक व्याख्या है वह रॉबर्ट टिफिन द्वारा की गई थी। थ्योरी ऑफ वैल्यू में रॉबर्ट टिफिन ने मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। क्या है मांग की आड़ी लोच, एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में जब मापा जाता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अगर सूत्र की बात की जाए मांग की आड़ी लोच का, तो डेल्टा Q एक्स अपान डेल्टा
पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू एक्स, यह मांग की आड़िलोच का सूत्र है, जो क्या बता रहा है, एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की बात कर रहा है। अगर वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़िलोच की बात की जाए तो स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़िलोच 0 होती है, पूरक वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक होती है, और स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़िलोच धनात्मक होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़िलोच अनंत होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़िलोच 0, पूरक वस्तु के लिए ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तु के लिए धनात्मक, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए अनंत मांग की आड़िलोच होती है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे? अति दीर्घकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से? कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित होती है, जिसमें उत्पादन के साधन की एक मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है, बाकी सब अपरिवर्तित रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय अल्प रहता है और सिर्फ श्रम की मात्रा को ही परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। और दीर्घकाल में समय क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए उत्पादक क्या होता है? पूरे पैमाने को ही, उत्पादन के पूरे पैमाने को ही बदल सकता है, इसलिए दीर्घकाल को पैमाने के प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र ईडी बराबर क्या दिखा रहा है? ईडी बराबर 0 बता रहा है। तो ईडी बराबर 0 क्या होता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग को बताता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग इन ऑप्शनों में किसी में नहीं है, डी सही हो जाएगा। और अगर पूर्णतः लोचदार मांग होती तो जो ईडी होता है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है, जिसकी ईडी मांग की लोच अनंत होती है। तो यह पूर्णतया लोचदार मांग दिखा रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है, और पूर्णतया बेलोचदार मांग जो आरेख में बना है वह दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सैमुअल्सन, रॉबिन्सन, सोलो, रिकार्डो। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं, जो क्या है, मांग के सिद्धांत का जो है वह तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल रूप है। और जो प्रकट अधिमान सिद्धांत सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। यह पूछा जाता है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? तो सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। और इसके अलावा जो अनधिमान वक्र हम लोग पढ़े थे वह निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में 27 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया गया, और यह प्रश्न मिक्स्ड सभी से थे, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए थे, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है।